नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हायर पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। जैसा कि हम सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हुए करीबन आज 15 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक हायर पेंशन का जो कैलकुलेशन किस तरह से होगा, ईपीएफओ स्पष्ट नहीं कर पाया है। हालांकि ईपीएफओ ने ये स्पष्ट किया है कि वो प्रो रेटा बेसिस पर कैलकुलेशन करने वाला है, लेकिन बहुत से जो पेंशनर हैं, जो से एम्प्लॉयर एसोसिएशन है, उन्होंने हायर पेंशन कैलकुलेशन के लिए जो ईपीएफओ प्रो रेटा बेसिस का कैलकुलेशन करने वाला है, फॉर्मूला लगाने वाला है, उसको लेकर पिटीशन दायर कर दिया है कि अगर प्रो रेटा बेसिस पर कैलकुलेशन हुआ तो पेंशन जो है वो कम बनेगी। तो दोस्तों, इसी को लेकर बहुत सारे न्यूज़पेपर में और बहुत सारे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन और अखबारों में ये न्यूज़पेपर में आया है कि जो हायर पेंशन कैलकुलेशन है, अगर वो प्रो रेटा बेसिस पे होता है तो उसमें जो है घाटा होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ के बहुत सारे न्यूज़पेपर, जिसमें मनोरमा, बहुत सारे पेपर हैं जिन्होंने इसको छापा है और एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करी कि अगर प्रो रेटा बेसिस पे कैलकुलेशन होगा तो एक पेंशनर जो हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसको कितना घाटा हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये साउथ की लैंग्वेज में इसका मैंने एक इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया है ताकि हमें समझने में आसानी हो। और अब मैं आपको ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, यहाँ पर मैं आपको हिंदी में बोलता चला जाऊँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। और हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर प्रो राटा बेसिस पर कैलकुलेशन करता है ईपीएफओ हायर पेंशन कैलकुलेशन में, जितने भी एप्लीकेशन आए, तो कितना घाटा हो सकता है एक पेंशनर को हायर पेंशन अगर उसको मिलती है। तो हम एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे, एक्सेल में पूरा एग्जाम्पल भी समझेंगे कि अगर प्रो रेटा बेसिस पे होता तो क्या पेंशन बनेगी और नॉर्मल फॉर्मूला लगता है तो क्या पेंशन बनेगी। दोनों को हम कंपेयर करेंगे डिटेल में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पेंशन कैलकुलेशन की गणना ईपीएफओ क्यों हायर पेंशन का जो है प्रो रेटा बेसिस पे करने जा रहा है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक आप बने रहिएगा अगर आप ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मनोरा ऑनलाइन पेपर में ये जो मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला, इसका मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोझिकोड से कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड ओवर द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन टू इम्प्लीमेंट अनजस्टिफाइड प्रो रेटा बेसिस कैलकुलेशन फॉर हायर पेंशन स्कीम आल्सो। तो यहाँ पर बहुत सारे कंसर्न्स जो है रेज हुए हैं, जो ईपीएफओ फॉर्मूला लगाने वाला है प्रो रेटा बेसिस कैलकुलेशन में हायर पेंशन में, तो इसको लेकर बहुत सारे कंसर्न्स जो है रेज हुए हैं। इन ए रिसेंट ईमेल टू जोनल ऑफिसेज, द ईपीएफओ एक्सप्लेन्ड साइटिंग एग्जाम्पल हाउ टू कैलकुलेट हायर पेंशन ऑन प्रो रेटा बेसिस। यहाँ पर एक ईमेल रेज हुआ था जोनल ऑफिसर्स के, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये वाला एक ईमेल जो है जोनल ऑफिसर्स को भेजा गया था, जिसमें एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरह से हायर पेंशन कैलकुलेशन होगा ऑन प्रो रेटा बेसिस। द ईमेल वाज सेंट आफ्टर मेनी जोनल एंड रीजनल ऑफिसेज रेज्ड डाउट्स अबाउट द कैलकुलेशन मेथड। इस ईमेल आने के बाद में बहुत सारे डाउट्स रेज हुए हैं। तो इसके बारे में अभी तक जो है सबका कंसर्न है कि ये जो कैलकुलेशन फॉर्मूला है वो बहुत ही डाउटफुल है। आगे लिखते हैं, द ईपीएफओ हाउएवर डिड नॉट इशू ए सर्कुलर डिटेलिंग द पेंशन कैलकुलेशन अंडर द प्रो रेटा सिस्टम। हालांकि ईपीएफओ ने इसके लिए कोई सर्कुलर अभी तक जारी नहीं किया है कि वो किस तरह से प्रो रेटा बेसिस पर हायर पेंशन का कैलकुलेशन करेगा। द हेड ऑफिस इन दिल्ली डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस अबाउट द ईमेल एज वेल। यानी कि जो ईमेल भेजे गए हैं उसके बारे में भी अभी तक हेड ऑफिस दिल्ली से कोई जो है रिप्लाई नहीं आया है। द प्रो रेटा सिस्टम वुड अप्लाई टू दोज हु हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस आफ्टर September 1st 2014। यानी कि जो प्रो रेटा सिस्टम है वो उनके लिए अप्लाई होने वाला है जो सितंबर 2014 के बाद में रिटायर्ड हो रहे हैं। देयर पेंशन वुड बी कैलकुलेटेड सेपरेटली बिफोर एंड आफ्टर September 2014। यानी कि उनकी जो कैलकुलेशन होगी हायर पेंशन की वो बिफोर और आफ्टर दो फॉर्मूले से होने वाली है। विथ द सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग द टू पीरियड, यानी जिस सितंबर 2014 से पहले क्या सैलरी थी और सितंबर 2014 के बाद में क्या सैलरी उन्होंने ड्रॉन की, उसके बेस पे प्रो रेटा बेसिस पर जो है कैलकुलेशन ये करने वाले हैं ईपीएफओ। इट वुड लीड टू ए सिग्निफिकेंट कट इन द पेंशंस ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ रिटायरीज। यानी कि अगर ये प्रो रेटा पेंशन का फॉर्मूला अप्लाई होता है तो बहुत सारे पेंशन को है इसमें बहुत बड़ा घाटा हो सकता है।
Months back, Malayalam Manorama had reported the EPFO's move to implement the pro rata system for higher pensions. बहुत एक महीने पहले मलयालम मनोरमा जो पेपर है उन्होंने रिपोर्ट किया था EPFO को कि वो जो मूव ले रहे हैं इम्प्लीमेंटिंग प्रो रेटा सिस्टम हायर पेंशन के लिए, उसके लिए उन्होंने कंसर्न्स जारी किया था. अकॉर्डिंग टू द न्यू कैलकुलेशन मेथड, द एवरेज सैलरी ड्रॉन बिफोर September 14 वुड नॉट बी टेकन फॉर कैलकुलेटिंग द पेंशन ऑफ दूज रिटायर्ड आफ्टर अगस्त 14. तो यहाँ पर ये है कि कैलकुलेशन मेथड में जो एवरेज सैलरी ड्रॉन है बिफोर 2014 वो नहीं ली जानी चाहिए अगर कैलकुलेशन किया जाता है जो रिटायर्ड हो रहा है अगस्त 2014 के बाद. अभी मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, आप कंफ्यूज ना होइए. यहाँ पर एक्सेल में आपको समझाऊंगा, पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा. अब यहाँ पर केवल हम थ्योरी जो इस पेपर में छपा वो हम पढ़ लेते हैं. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कैलकुलेशन उन लोगों के लिए पुरानी सैलरी ना ली जाए जो सितंबर 2014 के बाद में रिटायर्ड हो रहे हैं. इंस्टेंट 3 other aspects would be taken into account: the average salary drawn during the last 60 months preceding retirement, the highest month salary drawn till 31st 2014 and the highest salaries received after September 2014. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो EPFO कैलकुलेशन रहेगा प्रो रेटा बेसिस के, उसमें वो 3 मेथड यूज़ करने वाला है. द एवरेज सैलरी ड्रॉन इन लास्ट 60 मंथ्स, द हाइएस्ट सैलरी बिफोर अगस्त 31st August 2014 and the highest salary received after September 2014. तो वो 3 जो है सैलरी यूज़ करने वाला है प्रो रेटा बेसिस. Within this, the monthly pension would be calculated based on the average salary or the highest monthly salary whichever is lower. तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, या तो वो एवरेज सैलरी लेंगे या फिर जो हाईएस्ट सैलरी और जिसमें भी दोनों जो सबसे कम है उसको लिया जाएगा. तो द हाईएस्ट सैलरी बिफोर September 2014 would be much less in the case of those retiring after several years. तो यहाँ पर एक बात ये कह रहे हैं कि जो हाईएस्ट सैलरी उन लोगों की जो सितंबर 2014 के बाद में रिटायर्ड होंगे तो उनकी जो पहले वाली सैलरी तो ऑब्वियसली बहुत कम रहने वाली है. इट वुड लीड टू द पेंशनर लूजिंग मनी. तो ये उन पेंशनर के लिए जो है पेंशन कम बनने वाली है. However, those with a lesser service period on either side of September 14 would not incur much loss. तो यहाँ पर जिनकी सर्विस पीरियड कम है, चाहे इधर हो या उधर हो, यानी सितंबर 2014 के पहले हो या बाद में हो, उनको ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला. लेकिन जिनकी सर्विस लेंथ ज़्यादा है तो उनको ऑब्वियसली यहाँ पर घाटा होने वाला है. द लॉस विल बी मच हायर फॉर दूज हैविंग विथ लॉन्गर सर्विस पीरियड स्प्लिट अप इवनली बोथ साइड. तो यहाँ जैसे मैंने बताया, जिनका सर्विस लेंथ ज़्यादा है उनको प्रो रेटा बेसिस कैलकुलेशन में घाटा ही होने वाला है. The existing pro rata system was actually implemented from September 2014. It is meant for the calculation of the pension of those paying contribution to the pension fund only up to the wage ceiling fixed by EPFO. तो जो एग्जिस्टिंग प्रो रेटा सिस्टम वाज एक्चुअली सितंबर 2014 में इम्प्लीमेंट किया गया था, इसके द्वारा अगर कैलकुलेशन होता है तो पेंशन फंड जो वेज सेलिंग है उसके ऊपर ही रहने वाला है. सो द स्कीम मैंडेटेड द कैलकुलेट द पेंशन बाय पुटिंग ए वेज सीलिंग ऑफ ₹6,500 फॉर द सर्विस रेंडर टिल 31st 2014 एंड विद द कैप ऑफ 15,000 फॉर सर्विस सितंबर आफ्टर. ये तो हमें पता है कि जो वेज सीलिंग थी वो पहले 6,500 थी और उसके बाद में सितंबर 2014 के बाद में इसको बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया था. इवन ऑफ द एक्चुअल पे वाज हायर, जबकि जो एक्चुअल पे कंट्रीब्यूशन हुआ वो हायर पे हुआ था. The EPFO justified the move saying it had accepted contribution to the pension fund based on the wage ceiling only. However, those who had opted for the higher pension should remit to the pension fund a contribution proportionate to their actual monthly salary during their entire service period. While their contribution to the pension fund has not been classified as pre or post September 2014, calculating their pension using the old pro rata yardstick would be tantamount to a denial of justice. Meanwhile, it has been pointed out that the pro rata basic calculation in the higher pension scheme is unjustifiable and in violation of Supreme Court verdict in higher pension case. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो EPFO जो भी तर्क दे रहा है वो अनजस्टिफेबल है और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसका वायलेशन है. तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर प्रो रेटा बेसिस पे अगर एग्जाम्पल कैलकुलेशन होता है तो हायर पेंशन कितनी बनेगी और नॉर्मल तरीके से अगर फॉर्मूला लगता है तो पेंशन कैसे बनेगी. तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है एक्सेल में.
यहाँ पर आप देख रहे हैं मिस्टर एक्स है, जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने फॉर एग्जांपल ली है 1 सितंबर 1996, यानी कि 1996 में सितंबर में उन्होंने ज्वाइनिंग की थी। और उनका जो रिटायरमेंट है वो 31 अगस्त 2023 यानी 2023 में इन्होंने अगस्त में रिटायरमेंट लिया है। अब यहाँ पर देखिए जो प्रो रेटा बेस पे क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। लास्ट 60 मंथ्स एवरेज सैलरी जो हम मान के चल रहे 18,000 है। हाईएस्ट सैलरी ड्रॉन बिफोर सितंबर 2014, यानी कि 2014 से पहले क्या इनकी हाईएस्ट सैलरी थी वो ले ली इन्होंने 11,000 रुपये। हाईएस्ट सैलरी ड्रॉन बिफोर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट जब इन्होंने अगस्त 2023 किया उससे पहले इनकी हाईएस्ट सैलरी क्या थी 19,000। तो जैसा कि हमने पहले बात किया था, तो पहले बिफोर सितंबर तो वो जो हाईएस्ट सैलरी लेंगे और बाद में जो एवरेज सैलरी या फिर जो हाईएस्ट सैलरी उसका जो भी उसमें कम है लोअर है विचेवर लोग वो लेने वाले हैं। तो ये हमने अब आगे समझते हैं। सर्विस डेज अप टू 31 अगस्त 2014 इंक्लूडिंग 2 ईयर्स बोनस, हम ये कैलकुलेट हमने कर लिया है कि यानी कि सितंबर 2014 अगस्त 14 तक जो सर्विस डेज रहने वाले हैं इंक्लूडिंग 2 ईयर का बोनस। जैसे हमें पता है अगर 20 साल से ज़्यादा सर्विस होती है तो 2 ईयर्स बोनस डेज मिलते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाता है 7,300। टोटल सर्विस डेज आफ्टर सितंबर 2014 टू रिटायरमेंट वो निकल कर आता है 3,285, 3,285 डेज। तो ये 2 पीरियड के इन्होंने डेज निकाल। अब जो फॉर्मूला ये प्रो रेटा बेसिस पर लगाने वाले हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए 7,300 डेज ये ले लिए हैं जो सितंबर 2014 से पहले हैं, इनटू जो हाईएस्ट सैलरी रही है सितंबर 2014 की जो हाईएस्ट सैलरी है वो इन्होंने ले ली है 11,000, प्लस इन्होंने लिया है 3,285 जो है सितंबर 2005 के बाद के डेज है, इनटू 18,000, यानी 18,000 क्यों 60 मंथ का एवरेज या फिर जो हाईएस्ट सैलरी उसमें जो भी कम है उसको यहाँ पर इन्होंने ले लिया है, डिवाइडेड बाय 70 जो फॉर्मूला लगता है इनटू 365। तो ये जो पेंशन निकल कर आई है वो 5,457 रुपीज़ निकल कर आई है एज़ पर प्रो रेटा बेसिस। अब अगर हम इसी को नॉर्मल फॉर्मूले से करें, यानी कि अगर प्रो रेटा बेसिस नहीं लगाएं तो कितना लॉस होने वाला है। तो यहाँ पर हम टोटल सर्विस डेज काउंट कर लेते हैं। जो टोटल इनका टोटल आएगा वो आ गया 10,585। लास्ट 60 मंथ एवरेज सैलरी अगर अपन लें जो नॉर्मल फार्मूला लगता है वो 18,000 है जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है। इसको अगर फार्मूले में फिट करें तो ये जो निकल कर आती है हायर पेंशन वो 7,457 रुपीज़ निकल कर आती है नॉर्मल फार्मूले से। तो यहाँ पर हम लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं 2,000 का यहाँ पर लॉस निकलता है। तो अगर EPFO प्रो रेटा बेसिस को लागू कर देता है तो इस एग्जाम्पल के द्वारा एक पेंशनर को 2,000 का नुकसान होगा। तो ये करीबन 26.82% का नुकसान है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्यों EPFO प्रो रेटा बेसिस का फॉर्मूला लागू करने की कोशिश कर रहा है ताकि पेंशन को गुमराह किया जा सके और जो हायर पेंशन है उसको कम बनाकर प्रस्तुत किया जा सके। तो ये इस तरह का खेल चल रहा है, इसीलिए इसको लेकर कंसर्न रेज हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसका ये वायलेशन है। आप क्यों ये प्रो रेटा बेसिस का अलग अलग कैलकुलेशन करके जो है पेंशनेबल सैलरी निकाल रहे हैं और उस पर फॉर्मूला लगा रहे हैं, जबकि सिंपल फार्मूला जो अभी तक चला आ रहा है नंबर ऑफ डेज टोटल और एवरेज 60 मंथ का सैलरी उसको अगर आप लगाएंगे तो इस तरह का एवरेज निकल के आता है। तो इस हिसाब से पेंशन ये बनती है। तो इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं EPFO क्यों बार बार प्रो रेटा बेसिस का कैलकुलेशन सामने ला रहा है। तो दोस्तों इसको अगर आप हम ये सिंपली अगर नॉर्मल पेंशन भी कैलकुलेट करें, हायर पेंशन की बात नहीं करते हैं हम, नॉर्मल पेंशन जो मिलती है उसमें भी अगर जो अभी EPFO फॉर प्रो रेटा बेसिस से ही कैलकुलेशन करता है वहाँ पर भी देखिए अगर सेम पीरियड में 7,300 जो डेज़ हैं सितंबर 2014 से पहले उसमें वे सीलिंग 6,500 थी, प्लस सितंबर 2014 के बाद के डेज़ इनटू जो वे सीलिंग है 15,000, उसको अगर आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये जो पेंशन निकल कर आती है अभी जो मिलती है वो 3,786 है। और इसी को अगर नॉर्मल फॉर्मूले में डाल दें तो यहाँ पर देखिए टोटल डेज इनटू जो अभी वे सीलिंग है 15,000 डिवाइड बाय करेंगे तो ये जो वे सैलरी पेंशन निकल कर आती है वो 6,214 रुपीज़ निकल आती है। और यहाँ पर ये लॉस अब पेंशनरों को मिल रहा है वो 2,422 यानी करीबन 39%, 39% का एवरेज इनको जो है पेंशन को लॉस हो रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्यों
ईपीएफओ बार बार प्रो रेटा बेसिस का फॉर्मूला सामने ला रहा है और इस तरह से वो ईपीएफओ अपना फंड बचाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर सीधा सीधा तौर पर दिख रहा है कि एक पेंशनर, चाहे वो हायर पेंशनर के लिए अप्लाई कर रहा हो या फिर नॉर्मल पेंशनर के लिए, उसको जो यहाँ पर घाटा दिख रहा है। इसीलिए बहुत सारे पेपर्स में, मैगजीन्स में इसका कंसर्न रेज किया जा रहा है कि जो ये पेंशन फार्मूला यूज़ हो रहा है प्रो रेटा बेसिस का, वो अनजस्टिफिएबल है और सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन आया था उसका वायलेशन है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो और ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। आप भी अगर हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से, अगर आपका लेंथ ऑफ सर्विस ज़्यादा है, यानी कि सितंबर 2014 से पहले का लेंथ ऑफ सर्विस ज़्यादा है और उसके बाद में भी ज़्यादा है, तो किस तरह से आपको करीबन 1000, 2000, 3000 डिपेंड ऑन आपका सैलरी नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है अगर प्रो रेटा बेसिस का फॉर्मूला लगता है। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी अगर आपके क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका पूरा आंसर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।